नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की पूरी तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लाया है आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स। उसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जाएंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीपीएससी और बीपीएससी के। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पिछले 5-6 सालों के और पूरा ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ना है यहाँ पे, और फिर पूरा कोर्स करेंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दे दी गई है आपको। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और प्लस अपना फीडबैक कमेंट सजेशन जरूर दीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुशीर खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस डिस्कशन सीरीज़ में। आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमसे प्रीवियस पेपर्स यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी के ऑप्शनल ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट। तो अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैप बेस पूछा गया यूपीएससी 2015 में। अब यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ये आपके कभी भी क्वेश्चन मैप बेस आते हैं तो इसमें जैसे मैं आपसे 5 डिस्कस करता हूँ, लेकिन जो यहाँ पूछे जाते हैं वो ओवरऑल 10 पूछे जाते हैं। तो मैंने अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग 5 में डिस्कस करता चला हूँ जब मैंने अपना किसी भी लेक्चर को स्टार्ट किया है। तो अगर हम बात करें अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन की, तो जो फर्स्ट बात है वो है मुंद्रा पोर्ट। अगर मुंद्रा पोर्ट को देखें तो ये हमारा गुजरात के कच्छ रीजन यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है और ये अपने आप में एक SEZ भी है। साथ ही साथ जो इसकी ओनरशिप है वो प्रेजेंट टाइम में अडानी पोर्ट्स को मिली हुई है और अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से ही ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो एक लीगल नेम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें इस मुंद्रा पोर्ट के बाद चांदीपुर रीजन, तो चांदीपुर रीजन तो जैसे कि उड़ीसा में है, ये हम सबको पता है। और उड़ीसा में भी अगर हम बात करें तो बालेश्वर, बालासोर, और ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है। और अगर चांदीपुर के बारे में मैं बात करूं तो 2017 में जो यूपीएससी का पेपर आया था प्री का, तो वहाँ पर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्टिकुलर 4 प्लेसेस दी गई थी और उसमें से कहा था इसमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमें हाई टाइड में ये पूरा रीजन डिसअपियर हो जाता है, यानी कि सबमर्ज हो जाता है पानी में। तो वो भी रीजन हमें कहाँ मिलता है? चांदीपुर में। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किटकैट चॉकलेट पे भी दी गई थी। तो जब ये क्वेश्चन को डिस्कस किया था कई सारे स्टूडेंट्स ने, तो मैंने भी एक वेब पोर्टल पे मैंने देखा था, तो उसमें एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था कि अब अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो हमें किटकैट चॉकलेट खाना पड़ेगी। तो ये चांदीपुर हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्लेस स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि ये एक मिसाइल टेस्टिंग रेंज है। जैसे कि आप सब ने सुना होगा अबुल कलाम द्वीप है जो, वहाँ से हम इसको अपना जो हमारे मिसाइल के परीक्षण होते हैं वो हमारे यहीं चांदीपुर से होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन 30 वर्ड्स में इनफ है चांदीपुर को देने के लिए। अगर हम थर्ड बात करें तो महेंद्रगिरी, तो महेंद्रगिरी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन तो हम कह सकते हैं, एक माउंटेन ही रीजन है ये महेंद्रगिरी, और ये भी उड़ीसा के गजपति डिस्ट्रिक्ट में है और ईस्टर्न घाट्स पर लोकेटेड है। हाइट की अगर हम बात करें तो अराउंड 1501 मीटर की इनकी हाइट्स हमें यहाँ पर मिलती है। जो महेंद्रगिरी फेमस है तो वो एक इसलिए बहुत फेमस है, यहाँ पर हमें बहुत टाइप के फ्लावरिंग मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि जो हमारी दवाइयों में उपयोग होती हैं जड़ी बूटियाँ, उनसे संबंधित हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। फिर हम देखें फोर्थ, तो अगर आज आप देखें तो मैंने मोस्टली जितने भी नाम मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो मोस्टली कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं। फिर अगर हम बात करते हैं हज़ीरा की, हज़ीरा ये हम सब जानते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में। और गुजरात में भी अगर हम देखें तो ताप्ती का जो जिस बैंक पे गिरती है जाकर, यानी कि जो हमारे अरेबियन सी में जाके हम ये कहें जो गल्फ ऑफ खंबात है, तो वहाँ पर जो गिरती है तो उसी के सराउंडिंग रीजन में लोकेशन हमें मिलती है हज़ीरा पोर्ट की। हज़ीरा पोर्ट एक और इसलिए बहुत फेमस है कि हमारे इंडिया की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन है जिसको मैं जानता हूँ HVJ के नाम से।
यानी कि हजीरा, वी फॉर विजयपुर एंड जे फॉर जगदीशपुर। तो गुजरात, हम देखें एमपी, यूपी, फिर ये राजस्थान में भी गई है। अराउंड इसकी जो पाइपलाइन की लेंथ है वो 1750 किलोमीटर है। और ये हमारा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी और जो एनसीटीआर का रीजन है, जो हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन, तो इस पाइपलाइन से सप्लाई की गई है नेचुरल गैस। और यहाँ पर मोस्टली हमारे जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उन्हें लगाया गया है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए पाइपलाइन भी है जो हजीरा से चलती है और कहाँ तक जाती है, जगदीशपुर तक। फिर हम बात करें अगर, तो हमारा फिफ्थ यानी कि वेम्बनाड। वेम्बनाड एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक है। सबसे पहली बात, इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये एक वेटलैंड भी है। फिर अगर हम इसकी एक बात करें तो यहाँ पे जो हमारा नेशनल बोट रेस कंपटीशन है, जिसको हम लोग नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से जानते हैं, वो भी हमारा इसी लेक के ऊपर कंडक्ट होता है। अगर हम फिर देखें तो जो वेम्बनाड है, ऊपर का जो रीजन है ये एर्नाकुलम, और इस वेम्बनाड लेक का जो निचला वाला रीजन है वो कोचीन रीजन है। तो ये बीच में लेक है, तो यहाँ से वाटर कनेक्टिविटी भी है, पर जो ट्रेन्स वगैरह हैं उनका मेनली जो हब है, स्टॉपेज है, वो एर्नाकुलम है। तो ये हमारा वेम्बनाड लेक। तो अपनी इन प्लेसेस को हम मैप पे लोकेट करते हैं, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी प्लेस कहाँ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट प्लेस मुंद्रा की, तो जो हमारा मुंद्रा पोर्ट है ये हमारा इस कांडला पोर्ट के करीब है। जैसे कि ये जो रीजन है यहाँ पर कांडला है, और इस कांडला से ये जो नीचे वाला रीजन है यहाँ पर हमें मिलेगा मुंद्रा पोर्ट। फिर अगर हम बात करें चांदीपुर की, तो चांदीपुर उड़ीसा का, तो ये यहाँ वाला जो रीजन है ये उड़ीसा का, यहाँ पे हमें चांदीपुर मिलेगा। और चांदीपुर एक ट्रिब्यूटरी रिवर भी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें महेंद्रगिरी की, तो महेंद्रगिरी हमें यहाँ कहीं मिलेगा उड़ीसा में। फिर अगर हम हजीरा की बात करें तो हजीरा हमें यहाँ मिलेगा इस लोकेशन पे। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये ताप्ती का पॉइंट आएगा, तो ताप्ती, और फिर ये गल्फ ऑफ खंबात, और फिर हम आगे देखेंगे तो अरेबियन सी। यानी कि ये कहा जाता है कि जो हमारा हजीरा है उससे अराउंड 10 to 15 और 20 किलोमीटर्स के आगे अरेबियन सी स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं वेम्बनाड लेक की, तो वेम्बनाड लेक हमें यहाँ मिलेगा इस पॉइंट पे। तो मैं अगर इसको और जूम करूं तो यहाँ पे हमें मिलेगा वेम्बनाड, एक काफ़ी बड़ी झील है। यहाँ वाला जो रीजन है यहाँ एर्नाकुलम, और यहाँ पर हमें मिलेगा कोच्चि। तो जो हमारा ट्रेन्स की कनेक्टिविटी है वो मोस्टली यहाँ से है। कोच्चि के लिए बहुत कम हमें कनेक्टिविटी मिलती है, पर उसको कहाँ से कनेक्ट किया गया है, बाय द वाटर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जो मैप के ऊपर बेस था, हमसे पूछा गया था यूपीएससी 2015 में। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन हमारे टॉपिक से जुड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया, भारत में आंतरिक जलमार्गों के विकास की संभावनाएं। तो अब अगर यहाँ पर हम कुछ डेटा से शुरू करें, तो जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जितने भी मोड हैं उसमें जो हमारा इनलैंड वाटरवेज है उसका शेयर कितना है, 1%। यानी कि अगर हम इंडिया की ओवरऑल रिवर्स को देखें, लेक्स को देखें, जो हमारे कैनाल्स हैं उन्हें देखें, साथ ही साथ कुछ हमारे सीज़ के बैक वाटर देखें, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे क्रीक्स हैं यानी कि खाड़ियाँ हैं कुछ छोटी छोटी, जिनका भी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इनलैंड वाटरवेज में। अगर हम इन सब को जोड़ते हैं तो ये मान के चला जाता है कि अराउंड 15,000 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जिससे हम इनलैंड वाटरवेज को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल वो कितनी है, 15,000। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 15,000 किलोमीटर की अवेलेबिलिटी है रिसोर्स की, जिसको हम इनलैंड वाटरवेज के डेवलपमेंट के थ्रू यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम इनलैंड वाटरवेज के हम डेवलप करते हैं अपनी कंट्री इंडिया में, तो देखिए जो भी ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी कम है वहाँ पर इनलैंड वाटरवे एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं।
कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनके अंदर जिसे कहा जाए कि हर वर्षा ऋतु में कुछ बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है, तो जो वाटरवेज की फैसिलिटीज़ हैं उनको अफेक्ट पड़ सकता है। ऐसे ही जब नदियों में पानी नहीं रहता है तो भी वहाँ पर वाटरवेज के अंदर मतलब जो वाटरवेज हैं एग्जैक्टली वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो हमारे जलमार्ग हैं। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया में चांसेस तो बहुत हैं इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के, लेकिन प्रॉब्लम बहुत है। जैसे कि हमें पहले तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि कोई हमारी बोट है, कोई स्ट्रीमर है, तो वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से चलेगा, तो हमें वहाँ पर उसको एक प्लेन सरफेस या प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जिससे कि जो पब्लिक है उसके ऊपर सवार हो सके। फिर वो जहाँ पर हमें किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जाए वहाँ पर हमें ये प्लेटफॉर्म को फिर बिल्ड करना पड़ेगा। अब अगर फ्लड आ जाएगा तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि उसके ऊपर कोई फ्लड्स वगैरह जल्दी हार्म ना पहुँचा पाए। तो ये भी हमारे एक इनलैंड वाटरवेज की ही कैपेसिटी है। फिर अगर हम देखें कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट रीजन्स हैं, वहाँ पर रिवर्स अच्छी हैं, वाटर भी है, तो हम वहाँ पर इसको डेवलप कर सकते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर रोड बनाने के लिए पेड़ भी नहीं काटना पड़ेंगे और नेचुरल बिहेवियर में ही हमें डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये भी हमारे एक इनलैंड वाटरवे का बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है। फिर और अगर हम देखें तो जैसे कुछ हमारे विलेजेस हैं जो हमारे किसी लेक्स के सराउंडिंग रीजन्स में बसे हुए हैं, तो वहाँ पर भी हम इस इनलैंड वाटरवेज को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए प्रेजेंट टाइम पे 2016 में हमारा एक इनलैंड वाटरवेज का बिल गवर्नमेंट ने पास किया जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि 116 इनलैंड वाटरवेज बनाए जाएंगे। यानी कि जैसे हमने देखा NW5 जो हमारे नेशनल वाटरवेज हैं उनको बढ़ाया जाएगा, यानी कि कुछ उनको एक्सटेंड भी किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ नए इनलैंड वाटरवेज भी बनाए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट 2016 से बढ़ाना और प्रोग्रेस करवाना शुरू किया। तो ये भी हमारे एक इनलैंड वाटरवेज का ही बढ़ाने का एक कदम है। फिर अगर हम देखें जैसे अगर हम इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करते हैं तो जो हमारी रेलवेज़ हैं तो उनके ऊपर जो लोड है फ्रेट का वो भी कम किया जा सकता है और हम फ्रेट को यानी कि जो हमारा माल है, गुड्स हैं, उनको हम किसके माध्यम से भेज सकते हैं? इनलैंड वाटरवेज के थ्रू। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो हमारी रेलवे ट्रेन्स हैं तो उसमें जो पैसेंजर्स की भीड़ है उसको भी कम किया जा सकता है। तो ये भी हमारा एक इनलैंड वाटरवे का ही डेवलपमेंट करने का प्रोस्पेक्ट होगा। फिर जहाँ जहाँ पर हमें रोड की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है उन रीजन्स में अगर वाटर की कैपेसिटी है तो हम एक इनलैंड वाटरवे वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स हमने कुछ इनलैंड वाटरवेज के बारे में बताए, लेकिन अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कुछ इनमें बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं जिनके कारणवश इनको डेवलप आसानी से नहीं किया जा सकता। जैसे कि कुछ रिवर्स जिसमें पानी ज़्यादा है तो उनके साथ एक ड्रॉबैक ये है, स्टीप स्लोप है। तो अब अगर स्टीप स्लोप है तो हमारा कोई स्ट्रीमर या बोट वगैरह उसमें ये कहा जाए कि बहुत अच्छे से नहीं चल सकता क्योंकि उसके अंदर एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिनमें सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है, तो ये भी एक सीजनी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ना कि ये 12 मास के लिए एक ट्रांसपोर्ट हो। साथ ही साथ अगर हम और देखें तो जैसे कि इनका कोई, जैसे कि अगर मैं किसी एक रीजन से आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ तक हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट का अवेलेबिलिटी है लेकिन हमें यहाँ जाना है, तो हमें क्या करना होगा? पहले ये वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना होगा और फिर हमें ये रीजन यहाँ की जब हम बात करें तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा हमें रोड को डेवलप करना पड़ेगा। तो इनलैंड वाटरवेज भी ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सिटी से चल के और दूसरी वाली सिटी तक हमें कनेक्ट कर दे। कभी तो ऐसा है कि एक सिटी से तो हम जॉइन मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस दूसरी सिटी में जाना है वहाँ तक हमें ना तो कैनाल का वाटर फ्लो मिलता है, ना ही रिवर हमें उधर जाती हुई मिलती है। तो इनलैंड वाटरवेज के साथ एक ये भी ड्रॉबैक है कि जहाँ के लिए रिवर जाएगी हमें उसी रीजन में वाटरवेज को डेवलप करना होगा। फिर अगर हम देखें तो जैसे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको इसमें बताया
फिर कहीं कहीं पे जैसे रिवर आ रही है यहाँ से, और यहाँ पहुँचते ही फिर हमें वाटरफॉल मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो कैपेसिटी है वाटरवे डेवलप करने की, लेकिन यहाँ पर हमें डेवलप करने की कैपेसिटी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर यहाँ तक बोट आएगी तो डेफिनेटली ये किसी एक्सीडेंट के अंतर्गत आ सकती है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो इनलैंड वाटरवेज के साथ में डेवलप करने पर आएंगी। तो हमने डेवलपमेंट होने के बाद जो इनका प्लस पॉइंट था वो भी देखा कि एक हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन बन के आएगा। एक और बेनिफिट है इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने का, वो ये कि यह एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड है। यानी कि इस अगर हम एक स्ट्रीमर लेते हैं तो आप देखिए उसके अंदर 50, 60, 70, 100 अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर हम पीपल को टू एंड फ्रो मूवमेंट में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर बस की, या फिर हम किसी एक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस की बात करते हैं, तो देखिए वो सिर्फ 60 पैसेंजर की ही कैपेसिटी है उसके पास। तो इनलैंड वाटरवेज के अंदर ऐसे चांसेस हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर रीजन में पैसेंजर ज़्यादा मिल रहे हैं और वहाँ की कैपेसिटी अच्छी है, तो हम डेफिनेटली वहाँ पर हम बड़े बड़े शिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपने पैसेंजर्स को ले जाने के लिए। तो ये एक इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा मतलब फ्रेंडली मोड है। साथ ही साथ इसमें कोई जैम वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो टाइम सेवर भी है। अगर स्पीड वगैरह शिप्स की अच्छी रहेगी तो हम जल्दी ही पहुंच सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक। तो ये सब हमारे कुछ प्रॉस्पेक्ट्स थे डेवलपमेंट करने के इनलैंड वाटरवेज के इंडिया में, और साथ ही साथ कुछ जो ऑब्स्टेकल्स हैं जो इसको डेवलप करने पे आएंगे। तो उन सारों को हमने डिस्कस किया अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, evaluate the contribution of railways to inter-regional integration of India during the last century। विगत शताब्दी में भारत के अंतर क्षेत्रीय समाकलन में रेल मार्गों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए ये एक हमारा कल्चरल बेस ट्रांसपोर्ट के ऊपर पूछा हुआ क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं आपसे इस क्वेश्चन की, तो आप देखें जो रेलवे है इसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे रीजनल इंटीग्रेशन का। जैसे कि आप देखें कि जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आते हैं, तो जो उन्होंने अपने स्ट्रगल को इंडिया में स्टार्ट किया, तो सबसे पहले उन्होंने बात की रेलवे पे चलने की। यानी कि रेल में जब वो चले तो उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, और उन्होंने यही बात कही कि अगर आपको भारत को वास्तविकता में जानना है तो आप क्या करें, ट्रेन से चलें। क्योंकि जब हम ट्रेन से चलते हैं तो आप देखें ये कहा जाता है कि रेल पे भारत चलता है। आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत कल्चर्स के लोग मिलेंगे, बहुत रिलीजन्स के लोग मिलेंगे, इवन फॉरेनर्स भी मिलेंगे। तो यानी कि जो ये हमारा रेलवे है ये एक पूरा परिवार है अपने आप में, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन से आने वाले ट्रैवलर्स और डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस को जाने वाले ट्रैवलर्स। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक लाइफ लाइन के तौर पे हमारी कंट्री में रोल प्ले करता है, और इसीलिए इसको इंडिया की इकोनॉमी का नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो प्रेजेंट में जो हमारे पास रेलवे की ओवरऑल लेंथ है तो वो 1,23,236। ये मैंने जो आपको आंकड़े दिए हैं ये 1718 के दिए हैं। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो अराउंड 1,23,000 किलोमीटर का हमारे पास रेल का नेटवर्क है। इसमें छोटी लाइन यानी कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज, बड़ी लाइन सब इसमें है इंक्लूड। साथ ही साथ जो हमारा नैरो गेज है उसकी भी बात की गई है। तो ये ओवरऑल एक रेल नेटवर्क है हमारी कंट्री में। अब अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले कोई वेस्ट बंगाल के लोग हैं, उनको किसी हिल स्टेशन पे जाना है, तो उन्होंने सपोज़ हिमाचल प्रदेश जाने के लिए सोचा, तो सबसे पहले वो किसका मोड ढूंढेंगे, ट्रेन का। अब जब वो ट्रेन का मोड ढूंढेंगे तो फिर वो अपना जर्नी किससे करने की बात सोचेंगे, ट्रेन से, और अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, ट्रेन से जाएंगे और कहाँ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। तो जब वो हिमाचल प्रदेश पहुँचेंगे तो देखिए वेस्ट बंगाल का कल्चर किससे मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के कल्चर से। बिल्कुल ऐसे ही कोई लोग हैं कर्नाटक में,
वो ये सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है, उत्तराखंड में। तो आप देखें टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से कर्नाटक का जो कल्चर है वो किससे मिलेगा, उत्तराखंड के कल्चर से। उत्तराखंड का कल्चर किससे मिलेगा, कर्नाटक से। तो इससे एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में लोग जानेंगे। और कैसे जानेंगे, जब ये लोग इधर जाएंगे और इधर वाले इनसे इंटरेक्ट होंगे। ऐसे ही उत्तराखंड वाले लोग राजस्थान से जुड़ेंगे, राजस्थान वाले बिहार से जुड़ेंगे। तो सब अलग अलग रीजन्स के जो कल्चर हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे। तो जब इंटरेक्ट होंगे तो लोग एक दूसरे को जानेंगे और फिर जो अच्छाइयाँ हैं उनको अडॉप्ट किया जाएगा। तो यानी कि किसी का भी कल्चर किसी दूसरे को लॉस के लिए कभी नहीं कहता है। तो जब अच्छाइयों को जानेंगे तभी तो हम जानेंगे कि हाँ वो कल्चर रिच कल्चर है और वो वाकई मतलब रियलिटी में वो कल्चर अच्छा कल्चर है। तो इससे हमें एक एकता मिलेगी अपने आप में। सेकंड बात करें कि अगर कोई व्यक्ति है, सपोज करें कि वो अपनी जॉब करने के लिए बेंगलुरु जाता है, तो वो किसके माध्यम से जाएगा, बाय द ट्रेन। मे बी पॉसिबल, अगर उसके पास एयर का फेयर अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकता है तो डेफिनेटली वो किससे जाएगा, ट्रेन से जाएगा। अब जब वो ट्रेन से जाएगा तो सपोज करें वो यूपी का बंदा है, तो यूपी वाला किससे इंटरेक्शन में आएगा, बेंगलुरु वाले से। अब जब बेंगलुरु में वो पहुंचेगा तो जैसे वो ट्रेन से जाएगा तो उसको बहुत सारे लोग मिलेंगे रास्ते में और उनकी बहुत सारी जो अच्छाइयाँ हैं वो उसको जानने को मिलेंगी। तो जो रेलवे है वो एक तरीके से सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। फिर अगर हम देखें तो जैसे कोई थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमने देखा है डिफरेंट रिलीजियस श्राइन्स हैं, यानी कि अलग अलग धार्मिक स्थल हैं। जैसे कि कहीं पे कोई टेम्पल बना है, कहीं पर कोई, हम टॉम्ब की बात करें, हम कहीं पर कोई दरगाह की बात करें। तो जो ये टेम्पल्स हैं, टॉम्ब्स हैं, इनको विज़िट करने के लिए जिन रिलीजन्स के ये रिलेटेड हैं क्या करते हैं, लोग घूमने जाते हैं। अब आप जैसे देखिए अमृतसर गोल्डन टेम्पल वहाँ बना है, तो गोल्डन टेम्पल वहाँ बना है तो ऑल ओवर इंडिया से और इवन मैं ये कह सकता हूँ पूरे वर्ल्ड से अमृतसर क्या करते हैं, लोग देखने के लिए जाते हैं। अब जब वो जाते हैं तो देखिए तमिलनाडु के भी लोग जाएंगे, कर्नाटक के भी जाएंगे, केरल के भी जाएंगे, हिमाचल के भी जाएंगे। तो सारे के सारे लोग पंजाब के कल्चर से कनेक्ट होंगे। तो जो ये रेलवे है एक मोड ही तो है इन दोनों कल्चर्स को बताने का या इन रिलीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये जो भूमिका निभा रहा है ये रेलवे ही निभा रहा है। तो अगर हम देखें तो ये सारी इम्पोर्टेंस रेलवे की है। तो अगर हम देखें हमें 3 पॉइंट इसमें मिले। अच्छा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था यूपीपीएससी 2015 में। इसमें यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं कर पाया हूँ, मतलब ये कुछ मिस्टेक रही है। तो ये जो ईयर है वो 2015 की है, यूपीपीएससी में ये हमसे पूछा गया था। तो मैं अब इस क्वेश्चन को मैं ये कह सकता हूँ कि आप इस तरीके से दे सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। आपकी जो रेल की कनेक्टिविटी है उसी से ही तो ये पॉसिबल हुआ है एक कॉमन मैन के लिए कि वो इतने लंबे लंबे डिस्टेंस इतने चीपर प्राइसेस पे वो इतनी दूर तक के लिए तय कर सकता है। क्योंकि जो रेलवे है वो एक वेलफेयर का मोड है, एक वेलफेयर का ट्रांसपोर्ट है। वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम इतना अर्न करें कि अपने को ग्रो भी करा सकें और सस्टेन भी करा सकें। तो ये सारे ही रेलवेज़ के रोल हैं जो कंट्रीब्यूशन है हमारे रीजनल इंटीग्रेशन में रेलवे देता है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को अगर हम चाहें तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम दे सकते हैं। फिर अगर मैं एक और बात करूँ तो देखिए रेलवे में पहले एक हुआ करता था थर्ड क्लास, तो रेलवे ने उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्योंकि सुनने में देखिए आप थर्ड क्लास, तो जो ये क्लास की चीज़ है सोसाइटी में उसको भी ख़त्म किया रेलवे ने। साथ ही साथ आप देखें रेलवे में कहीं पे भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई बंदा एसी फर्स्ट में जाएगा और आइदर इन जनरल क्लास जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है। यानी कि हर व्यक्ति अपने आप में समान है और वो जिसका भी टिकट वो लेगा उस टिकट के अनुसार वो उस कोच में या उस ट्रेन की सवारी वो कर सकता है। तो भी आप देखिए इनसे भी हमें क्या होता है कि जो वो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, उन सब चीज़ों से भी निजात मिली है। तो इसमें भी हमें रेलवे ने एक सोशल बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है हमारी सोसाइटी पे।
तो इन सारी चीज़ों को हम लिख सकते हैं अपने इस क्वेश्चन में, और ये मेरे अकॉर्डिंग एक बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इलैबोरेट द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीफ एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। भारत में रेल मार्गों के विकास में उच्चावच एवं जनसंख्या वितरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया यूपीपीएससी 2016 में। अब आप देखिए, जो हमारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो डायरेक्टली वो ऐसे नहीं पूछ रहा है कि कोई प्रोजेक्ट की बात कर लेता है आपसे, तो बहुत ही रेयर, क्योंकि अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्ट के कुछ आप पाइपलाइंस वगैरह के प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा मटेरियल उनके लिए कलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम ये क्या कर रहा है कि कुछ सोसाइटी बेस जो हमारे रेलवे का रोल है उनके बिहाफ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, या फिर जो प्रैक्टिकल मैनर में जिसको हम देखते हैं उनसे जोड़ के ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारा रिलीफ और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें जो रेलवेज़ की डेवलपमेंट हुई है, ये बात आप डेफिनेटली सोच ही सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर जैसे कोई हमारी इंडस्ट्री है, अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी तो डेफिनेटली वहाँ पर उस इंडस्ट्री को चलाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही अगर हम रेलवे को देखें, हम रेलवे को उन नए नए ट्रैक्स को डेवलप करें जहाँ पर हमें पैसेंजर भी ना मिले और हमारे को जो फ्रेट है, यानी कि जो हमारा माल भाड़ा है, अगर हमें वो भी ना मिले उतना, तो हमारे लिए ये पूरा लॉस है। तो उससे बेटर ये होगा कि हम उस तरफ जाएं जहाँ से हमें कुछ बेनिफिट मिले। एक बात। दूसरी बात, जैसे कि अगर हमें किसी रीजन में पैसेंजर कम मिल रहे हैं, हमें कुछ फ्रेट कम मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी रखेंगे उस रीजन की। ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसको बिल्कुल बैकवर्ड कर दें। हम उसके अंदर, जैसे कि हमारा ये रीजन है, ये अच्छा अर्न कर रहा है, तो अगर इसकी अर्निंग हमारी 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा है तो हम उस 2 रुपीज़ को इस रीजन के ऊपर एक्सपेंड करेंगे, ताकि जो हमारा ये रीजन है, इस रीजन में भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिले। परंतु जो हमारे इंडिया में बात करें, तो जो रीजन्स डेवलप हो गए हैं और जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर रेल नेटवर्क की जो डेंसिटी है वो बहुत घनी है। जैसे कि मुंबई रीजन, आप देखें कि मैक्सिमम मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो लोकल रेलवे पे ही ट्रैवल करती है और कम्यूट करती है। दिल्ली का एग्जांपल देखें आप, दिल्ली, गाज़ियाबाद, ओखला, उसके अराउंड में अगर हम जितना भी एनसीटीआर वाला रीजन है, साहिबाबाद, शादरा, ये जितना भी रीजन है दिल्ली का, ये सब काहे से जुड़ा है, रेल नेटवर्क से। तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ इतनी दी जा रही हैं क्योंकि वहाँ पर इतने पैसेंजर हैं कि जैसे कि मेट्रो है, वो हर समय हमें इतनी भीड़ मिलती है, तो उसके लोड को हम कम करें और रेल के नेटवर्क्स को भी हम तेज़ी से बढ़ाएं, ताकि जो ये डेवलपमेंट की नीड है उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ। अब अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीफ, अब आप देखें, जैसे हम उत्तराखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट को, जैसे बागेश्वर है, हम सोचें कि उसको हम हल्द्वानी काठगोदाम के थ्रू होते हुए रेल से कनेक्ट कर दें, तो देखिए वहाँ का जो रिलीफ है वो एक हिमालयन रीजन है। आपको वहाँ तक रेल ले जाने में कितना तो डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। फिर आप अगर बागेश्वर तक अपने रेल लिंक को जोड़ भी देते हैं तो वहाँ से आप वापस कितने पैसेंजर हैं जो लेके आएंगे, साथ ही साथ कितना आपको फ्रेट है जो उस रीजन से मिल रहा है, या फिर कुछ कच्चा माल है जो आपको मिल रहा है इस ट्रेन के लिए। तो अगर इतना भी ना मिले कि आपके एक्सपेंसेस बियर हो पाएँ, तो हमें वहाँ वाले रीजन्स में डेवलप करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है। तो हम लोग उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ढूंढते हैं ऑप्टिमम लेवल पे, कि कहाँ तक का कितना डेवलपमेंट हम कैसे कर सकें। तो जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया डेंसिटी का, जो हमारा रेल नेटवर्क है, मुंबई, दिल्ली, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं उनके अंदर हमें जो रेलवेज़ का डेवलपमेंट है वो बहुत डेंस देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ पर रिलीफ नहीं है तो उन सारे रीजन्स में हमें रेलवे का डेवलपमेंट कम देखने को मिलता है। तो ये एक, क्योंकि जब पॉपुलेशन ही उस रीजन में नहीं है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो सकता। फिर अब बात करें अगर हम, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि जो हमारा हाई डेंसिटी वाले रीजन हैं तो उनके बारे में ये कहा जाता है वहाँ अराउंड
100 किलोमीटर की रेल लाइन है पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद बात करें अगर मीडियम डेंस रीजन्स की, तो जैसे कि हमारे जैसे कि अगर मैं हाई डेंसर रीजन्स की बात करूं तो जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश, जैसे कि बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, यानी कि कुछ एकदम डेवलप रीजन्स, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का रीजन या मुंबई वाला रीजन, तो उनको हम हाई डेंस रीजन में जोड़ेंगे। तो वहाँ से हमें ट्रेन्स की कनेक्टिविटीज़ भी बहुत मिलेगी और जो कनेक्टिविटी का हमें जो ये पूरा नेटवर्क है वो भी काफ़ी ब्रॉड देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें मीडियम डेंस की, तो इस मीडियम डेंस में महाराष्ट्र के वो रीजन आएंगे जो मुंबई के अदर देन रीजन है, कुछ उसमें गोवा का रीजन, कर्नाटक का रीजन, आंध्र प्रदेश का, यानी कि ये मीडियम डेंस रीजन वो हैं जहाँ पर हमें जो रेल नेटवर्क है वो करीब 50 to 30 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिले। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकेंड बोर्ड। थर्ड की बात करें तो लोअर डेंसिटी वाले हमारे रीजन आएंगे जिसमें हम देखेंगे 5 to 15 किलोमीटर, 5 to 15 किलोमीटर, अराउंड 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमें मिलेगा नेटवर्क। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा डेंसर रीजन नहीं है। इसमें जैसे हमारे उड़ीसा के बैकवर्ड रीजन्स हैं, मध्य प्रदेश का कुछ बैकवर्ड रीजन, छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट रीजन, तो ये कुछ हमारे लोअर डेंसर रीजन। और फिर जो हमारे लास्ट आएंगे वो एक्स्ट्रा लो डेंसर रीजन। इसमें हमारे पास करीब 5 किलोमीटर का नेटवर्क हमें देखने को मिलेगा अराउंड 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे। तो ये सबसे लीस्ट डेवलप्ड रीजन्स हैं, यानी कि जैसे अंडमान निकोबार की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, जैसे कि अगर हम बात करें सिक्किम वगैरह की, यानी कि जहाँ पर तो जैसे कि जैसे कि मैंने अगर आपसे बात करें तो जैसे प्रेजेंट टाइम पे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है, यहाँ पर कोई रेल नेटवर्क नहीं है। फिर लेकिन मैं अगर इनकी बात करूं तो ये हमारे बिल्कुल ऐसे रीजन्स हैं जहां पर रेल के लिए या तो पहुंच नहीं है और 1-2 किलोमीटर का कोई लैंड एरिया है, वहां से लाइन क्रॉस होती हुई चली आ रही है। अब जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है तो आप देखें तो वहां पर 50 to 100 किलोमीटर का ही बस एक ऐसा नेटवर्क है जो रेल का अरुणाचल में है, अन्यथा वहाँ रेल नेटवर्क नहीं है। सिक्किम की तरफ अगर हम देखें तो सिक्किम पे भी कोई अप्रोच हमें रेल नेटवर्क की अच्छी देखने को नहीं मिलती है। मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में ये भी रिसेंटली 4 to 5 ईयर्स हुए हैं जो ये रेल कनेक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट हुई है। और अराउंड 50 किलोमीटर, 50 और 100 और 80 और 150 किलोमीटर के अराउंड हमें इनकी लंबाइयाँ रेल लाइनों की इन राज्यों में देखने को मिलती हैं। तो बहुत लीस्ट है। तो ये हम पूरे क्वेश्चन में एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि कैसे हमारे रिलीफ किसी एक रीजन में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले करते हैं और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है, तो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर हम अपनी सारी सिचुएशंस को बता सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जिनको हमने डिस्कस किया। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रीजनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रादेशिक विकास में परिवहन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2016। अब अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ बात ब्रीफ करूँ तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, जैसे हमारे टॉपिक हैं ट्रांसपोर्ट, जिनकी मैं ये प्रेजेंट टाइम की जो ये सीरीज़ है, जैसे कि लास्ट लेक्चर था हमारा इकोलॉजी पे, ये वाला लेक्चर मेरा ट्रांसपोर्ट पे, फर्दर मैं अभी एनर्जी पे बात करूँगा, मिनरल पे बात करूँगा आपसे, जियोपॉलिटिक्स पे बात करूँगा। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हमें करंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और करंट में हमें ये टॉपिक पता रहे, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड। अब देखिए आए दिन हम ये न्यूज़ सुनते हैं कि एक एनर्जी का पावर प्लांट, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट कहीं पे इनॉग्रेट किया गया। तो अगर हम उसको ब्रॉड मैनर में देखें तो वो कैसे रोल प्ले करेगा, उस पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी देगा। अब जैसे कि देखिए पोलावरम प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर उसका अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर क्यों वो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनके अंदर उसकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाएगी, इरिगेशन की फैसिलिटीज़। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे तो हमें आसानी होगी। और देखिए एक बात मैं फिर और यहाँ पर आपसे कहूँगा,
जैसे हमारा कोई मेंस का एग्ज़ाम है, तो हम ऐसा नहीं होता है कि 3 to 4 मंथ्स हमने उसको स्टडी किया और मेंस का पेपर हमने लिख लिया और दे दिया। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा मेंस का पेपर है, तो जो इसमें क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन आपकी पर्सनालिटी पे, यानी कि जो आप अपने बिल्कुल बेसिक क्लासेस में थे, आपने चीज़ों को कैसे देखा, फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आए, फिर ग्रेजुएट लेवल पे आए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आए, और आपने उस टॉपिक के लिए जो आपके पास मटेरियल था उसको कैसे रिप्रेजेंट किया। दिस इज़ द होल मैटर। तो आप किसी भी चीज़ का अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं, तो जैसे मेंस के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं चलेगा कि आपने एक यूनिवर्सिटी टाइप एक कॉपी लिया और आपने उसके अंदर लिख दिया और फिर आपको कुछ मार्क्स मिल गए, तब आप फिर हमेशा यही दोष देंगे कि कहीं ना कहीं कि आपको ऐसा लगेगा कि हमारे मार्क्स जो हैं अच्छे नहीं आए, और किन्हीं के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो जैसे कि अगर आप ट्रांसपोर्ट देखते हैं, तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे हमसे यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया, तो अगर मैं इसको बिल्कुल प्रेजेंट से जोड़ के मैं इसको प्रेजेंट करूँगा, तो डेफिनेटली ये हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। अब आप देखिए, प्रादेशिक विकास में परिवहन की भूमिका। कुछ हमारे ऐसे रीजन्स हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जैसे कि आप अगर देखें तो त्रिपुरा का एक रीजन है अखौरा, फिर अगर हम देखें तो ये त्रिपुरा का रीजन, मेघालय का रीजन, ये कुछ ऐसे अरुणाचल प्रदेश के हमारे पास रीजन। तो अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश में जो रेल नेटवर्क है वो कुछ 1 किलोमीटर्स का है, मतलब इन यूनिट्स और टेंस, यानी कि मैं कह सकता हूँ 20, 30, 50, 100 किलोमीटर के आसपास का होगा। तो ये जो हमारा है, जैसे दुधनोई है, तो दुधनोई मेंढी पाथर, तो ये मेघालय की रेल कनेक्टिविटी का लिंक है। तो जो रीजन्स हमारे रेल से जुड़े नहीं थे, तो हम देखेंगे कि उनको नॉर्थ ईस्ट रीजन में बड़ा लीस्ट डेवलपमेंट मिला है, क्योंकि जब हमारी रेल की अप्रोच नहीं है वहाँ तक, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथ एक ड्रॉबैक है कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे गुड्स, मशीनरीज को ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है फिर कॉस्टली हो जाएगा। जब कॉस्टली हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, तो डेफिनेटली फिर उसका एक रिजल्ट हमें ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर हमें जो रीजन है वो पिछड़ता हुआ दिखेगा। अब अगर हम देखें, जैसे हमारा यूपी का रीजन है, महाराष्ट्र का रीजन है, वेस्ट बंगाल का रीजन है, बिहार का रीजन है, मेन लाइन पे इनके मेजर डिस्ट्रिक्ट्स को रेलवे से कनेक्टिविटी दी गई है, और उन डिस्ट्रिक्ट से रोड की कनेक्टिविटी दी गई है इंटीरियर्स में। तो यानी कि अगर हम देखें दिल्ली से पटना तक हमें कनेक्टिविटी अच्छी मिली। अब पटना से फर्दर अगर हम आगे देखें, तो जैसे भागलपुर रीजन है, जैसे कि अगर हम बात करें हाजीपुर क्षेत्र है, तो वहाँ पर हमारी रोड की कनेक्टिविटी अच्छी की गई है, ताकि अगर हम बाई ट्रेन किसी गुड्स का मूवमेंट करते हैं पटना तक, तो हम बाई रोड 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर हम उनको बाई रोड पहुँचा सकें। तो इस स्ट्रेटजी पे हमें पूरा डेवलपमेंट इंडिया में देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम देखें यूपी में, तो यूपी में जैसे लखनऊ का रीजन है, तो लखनऊ तक वेल कनेक्टेड है, मतलब बड़ी बड़ी लंबी दूरी की ट्रेनें हमें लखनऊ से कनेक्टेड मिलती हैं। अब इनके जो सराउंडिंग रीजन्स हैं, जैसे कि सीतापुर रीजन है, जैसे कि अगर हम बात करें रायबरेली रीजन है, तो यहाँ पे कनेक्ट किया गया है इसको सब अर्बन के तौर पे। तो मेरा आपसे यही मतलब है कहने का कि जो हमारा प्रेजेंट सिनारियो है, अगर हम अपने आंसर में इसको उतारेंगे और एग्जाम्पल के साथ उतारेंगे, तो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपकी समझ बताएगी कि आपने क्वेश्चन को कितना अच्छे समझा, आपने सब्जेक्ट को कितना अच्छा समझा, और जो बाहरी जगत है, जो हमारी आउटवर्ड वर्ल्ड है, उसमें आपने कितना प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा है। तो ये जो समझ होगी आपकी, ये भी आपकी बहुत मदद करेगी एक वेल मेंटेन्ड आंसर को फ्रेम करने के लिए। अब मैं अगर आपसे कहूँ, जैसे छत्तीसगढ़ का रीजन है, तो छत्तीसगढ़ का जो हमारा नक्सलाइट वगैरह रीजन है, वहाँ तक डेवलपमेंट बहुत कम पहुँचा। क्यों पहुँचा? एक तो वहाँ पे प्रॉब्लम थी नक्सलाइट्स की, तो अगर डेवलपमेंट कोई वर्क किए भी गए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सुसाइड बॉम्बिंग देखने को मिली, कहीं ना कहीं हमें बॉम्बिंग वगैरह का कुछ और अफेक्ट देखने को मिले, साथ ही साथ टनल एक्सप्लोजन्स, एम्बुश, तो कई सारे वहाँ पर ऐसे ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिले, जिससे कि डेवलपमेंट करने के लिए जो कंपनीज इंटरेस्टेड थी भी, वो अपने आप पीछे हट गई। तो बहुत मेजर बिग हाउसेस जो थे, उन्होंने तो वहाँ पर उन रीजन्स में कुछ डेवलपमेंट की कदम उठाए, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अब ऐसे ही अगर हम देखें हरियाणा, तो हरियाणा का जो हमारा मैक्सिमम रीजन है, तो देखें वो NCTR में आता है।
तो अधिकतर हमें वहाँ पे लोकल ट्रेन्स की कनेक्टिविटी मिलती है। तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पर एक हेल्प है कि वो डेली जाते हैं, अपना काम करते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। तो एक जो लोड है कैपिटल टेरिटरी रीजन पे वो कम हो जाता है। तो जो हमारा इंडिया है इसमें अगर हम देखें तो रेल बहुत इम्पॉर्टेंट। फिर अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास एयर कनेक्टिविटी, यानी कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनको एयर से भी कनेक्ट किया गया है। तो जैसे आपको मैंने दिखाया था आइजॉल का लेंगपुई एयरपोर्ट, तो देखिए आइजॉल में डेवलपमेंट नहीं किया उन्होंने, उसको करीब 35 किलोमीटर आगे जाके डेवलपमेंट किया, क्योंकि जहाँ तक वो रोड जाएगा उसके बीच का जो रीजन है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगा। तो एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट। अगर आप देखें रोड, तो रोड्स में भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लास्ट 20-30 ईयर्स में डेवलपमेंट हुआ है। स्टेट हाईवेज़ का बनना, नेशनल हाईवेज़ का बनना, एक्सप्रेस वेज़ का बनना, और लगातार गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हम ऐसे हाईवेज़, स्टेट एक्सप्रेस वेज़ और इन सबको डेवलप करें। क्योंकि जैसे कि अगर हम देखें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यूपी में बन रहा है, फिर अगर हम देखें तो ऐसे ही मेरठ एक्सप्रेस वे का नाम आया। तो ये जो एक्सप्रेस वे हैं, आगरा लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे है, तो ये जो एक्सप्रेस वेज बनाए गए हैं इसका सिर्फ एक ही रोल, एक तो कनेक्टिविटी हमें फ्रीक्वेंट मिल जाए, साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो आसपास के सराउंडिंग रीजन्स हैं उनमें भी हमें डेवलपमेंट बढ़ता हुआ दिखने लगेगा। और सबसे लास्ट अगर मैं बात करूँ और नॉट लीस्ट वन, तो मैं बात करूँगा वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो बहुत सारी ऐसी भी सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे भी रीजन्स हैं, साउथ में भी, वेस्ट में भी, कुछ हमारे पास ऐसे रीजन्स ईस्ट में भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि इनलैंड वाटरवेज का डेवलपमेंट है। जैसे कि अगर हम देखें NW1, NW2, NW3, 4, 5, तो ये जो हमारी अथॉरिटी है, जो हमारी नेशनल वाटरवेज वाली अथॉरिटी, उसने डेवलप किया है और उसका सिर्फ एक ही रोल है कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट का सिनारियो है उसमें सुधार आए। तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है इसको हम बहुत अच्छे से अपने प्रेजेंट के सिनारियो को मिलाते हुए दे सकते हैं, रीजन टू रीजन के एग्जाम्पल देते हुए दे सकते हैं। अब जैसे कि आप देखें मुंबई का रीजन और गुजरात का रीजन बहुत वेल कनेक्टेड है ट्रेन्स से। तो आप देखें दोनों ही जगह एक सा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर आप उस बेल्ट में कभी भी जाएं, जैसे कि मुंबई, वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, तो आप देखेंगे इस बेल्ट में मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है उसका फेस एक ही देखने को मिलेगा। तो ये एक कनेक्टिविटी की ही देन है, एक ट्रांसपोर्ट की ही देन है। अब अगर मैं आपसे कुछ पिछड़े क्षेत्रों की बात करूं, तो जैसे हमारे यूपी में तो जो हमारा नेपाल बॉर्डर रीजन है, अगर हम बात करें बिहार पे जो नेपाल बॉर्डर रीजन लगता है, तो वहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस ट्रांसपोर्ट की नहीं देखने को मिलती है, इसीलिए वो सारा रीजन हमें बैकवर्ड मिलता है। तो हमें कुछ रीजन्स बैकवर्ड देखने को मिल रहे हैं और कुछ डेवलपमेंट। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आंसर भी होगा वो, और मार्क्स भी अच्छे होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब ए रीजनल। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब रीजनल पैटर्न ऑफ रोड नेटवर्क्स इन इंडिया। भारत में सड़क जाल के प्रादेशिक प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। तो देखिए सड़क जाल और प्रादेशिक प्रतिरूप यानी कि स्टेट टू स्टेट हम कह सकते हैं, या फिर हम रीजन टू रीजन जो हमें रोड का नेटवर्क देखने को मिलता है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया UPPSC 2016 में। तो मैं यहाँ पर एक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि जो हमारा इंडिया है इसमें 2015-16 में जो डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 3.5 मिलियन किलोमीटर नेटवर्क है रोड का, यानी कि 3.5 मिलियन किलोमीटर। 3.5 मिलियन को भी अगर हम कहें तो करीब 35 लाख किलोमीटर के आसपास का हमारा नेटवर्क है रोड का। अब अगर हम देखें इसमें हमें जो देखने को मिलता है वो कुछ ये देखने को मिलता है कि अराउंड 58% जो है वो हमारी पक्की सड़कें हैं। और पक्की सड़कों का ये मतलब कि जो कि ऑल वेदर रोड्स हैं,
और बाकी की जो सड़कें हैं वो कच्ची हैं। अब कच्ची में ये सेंस हो सकता है कि जैसे उसमें कभी पानी भी आ जाए ऊपर फ्लड वगैरह का टाइम पे, या वर्षा ज़्यादा होने से वो बह जाए या कुछ टूट फूट हमें उसमें देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा एक ओवरऑल। अब अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा ये जो रोड नेटवर्क्स का पैटर्न है, इस पैटर्न में सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताता हूँ कि जहाँ पर हमें जिन स्टेट्स में अच्छा इकोनॉमिकल वैल्यू देखने को मिलता है वहाँ तो हमें खूब ज़्यादा रोड्स का नेटवर्क डेवलप मिलता है, लेकिन कुछ रीजन हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रोड्स का नेटवर्क अभी बहुत अच्छा नहीं हुआ है। अब जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं तो मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं पंजाब में गया तो पंजाब में मैंने देखा कि जो वहाँ के विलेजेस हैं उस तक में हमें जो रोड मिलती है वो हॉट मिक्स मिलती है, यानी कि मैक्सिमम जो वहाँ की रोड्स हैं और वो हमारी हॉट मिक्स की यानी कि पक्की सड़कें हैं। तो जितने इंटीरियर तक मैं गया 90-95% तक मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे हॉट मिक्स की रोड बनी है, यानी कि पक्की सड़कों से कनेक्टिविटी है। अब ऐसे ही अगर मैं अपने यूपी की बात करूँ तो जो हमारा यूपी है, हमारे पास सबसे पहले यूपी में कुछ नेशनल हाईवे, उसके बाद कुछ स्टेट हाईवे, फिर उसके बाद कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और फिर उसके बाद कुछ हमारे पास जो सड़कें हैं तो जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाली वो वाली सड़कें। तो अगर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देखें तो मैक्सिमम जो हमें रोड्स मिलती हैं तो वो ऑल वेदर रोड्स ही की श्रेणी में आती हैं, पर उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पर उनसे भी आगे अगर हम देखें तो जो हमारे विलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि वो जो रोड्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर की नहीं है। कोई भी जैसे कि कैलामिटी आती है नेचुरल, जैसे कि कोई फ्लड आ जाए तो हमें ये देखने को उसका एक इम्पैक्ट मिलता है कि वो रोड टोटली डैमेज हो जाती है। अब ऐसे ही अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पर भी जो रोड कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो जो बहुत अच्छी नॉर्थ ईस्ट के रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ पर भी क्योंकि एक तो टेरेन रीजन है, बहुत ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं किया जा सकता। अब वो जो रीजन है तो कुछ प्रोडक्टिव नहीं था, डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं था, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप नहीं था, कोई आईटी कंपनीज़ का वहाँ पर हब नहीं था, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ज़्यादा आउटपुट देने वाला एरिया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उस रीजन की जो आउटपुट है उसको बढ़ाए जाने पर वर्क किया जाने लगा, वैसे ही वैसे वहाँ पर रोड नेटवर्क्स भी बढ़ने लगे। ऐसे ही हम परिस्थिति अपने बिहार की देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें एमपी, तो एमपी में भी हमें बहुत ज़्यादा रोड नेटवर्क्स का जो इंटीरियर रीजन है वहाँ पर हमें कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। लेकिन जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि दमोह है, ग्वालियर है, सतना रीजन है, तो यहाँ पर हमें अच्छी रोड कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि वहाँ कहीं आसपास या तो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं या फिर किसी बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करें। जैसे कि इंदौर वाला रीजन है वो मुंबई से कनेक्टिविटी है, पीथमपुरा वाला। इंदौर का रीजन दिल्ली से कनेक्टिविटी, इंदौर का वेस्ट बंगाल से कनेक्टिव रीजन। तो ये हमें रीजन टू रीजन अलग अलग मैटर देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें इसको और ब्रीफ में, तो देखिए जो रोड नेटवर्क है सबसे ज़्यादा जो डेवलप हुआ है ये हमारा हुआ है मेनली सदर्न इंडिया में, और वो भी जो हमारा प्लेट्यू रीजन है। अब अगर हम इसका दूसरा रीजन देखें इंडिया में जो डेवलप हुआ है रोड नेटवर्क्स में, वो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, यानी कि राजस्थान, गुजरात और कुछ महाराष्ट्र वाला रीजन। और सबसे कम जो हमें डेवलपमेंट रोड का देखने को मिलेगा वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जो हमारा प्लेन रीजन्स हैं, जो गंगा के प्लेन रीजन्स हैं उनमें। अब ये तो कुछ हमारे वो रीजन्स हैं जहाँ जहाँ पर हमें डेवलपमेंट ज़्यादा या फिर डेवलपमेंट कम देखने को मिलता है। अब अगर ऐसे ही हम बात करें कि जो सदर्न इंडिया है तो वहाँ पर इतना डेवलपमेंट क्यों मिला, देखिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे फ्लड्स की प्रॉब्लम नहीं है, जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं हैं, तो जो उनको बनाने का खर्चा है, एक्सपेंस है, वो भी कम आता है। फ्लड का मैंने आपको बताया ही कि वहाँ पर उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है कि फ्लड नहीं आते हैं तो रोड्स भी लंबे समय तक चलती हैं। फिर अगर हम देखें जैसे हमारे नॉर्दर्न इंडिया में कोई रोड बनती है तो इसकी जो लाइफ है मैक्सिमम 2 ईयर्स, 3 ईयर्स और 4 ईयर्स। लेकिन अगर हम इसी रोड को सदर्न इंडिया में देखें तो वहाँ पे इसकी लाइफ 3 ईयर और 4 ईयर और 5 ईयर मिलती है।
तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वहाँ पर जो रोड्स बनती चली गई, तो नए रोड जब बनी तो उनका जो कंसंट्रेशन था, जो उसका नेटवर्क था, वो डेंस होता गया। फिर अगर हम देखें तो जो हमारा सदर्न इंडिया है, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की अवेयरनेस है वो अलग है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में जैसे कोविड का क्राइसिस चल रहा है, तो अगर आप वहाँ तेलंगाना, आंध्रा वगैरह को देखेंगे तो वहाँ पर जो MLAs हैं, MPs हैं, उनकी 75% सैलरीज का डिडक्शन कर दिया गया है। लेकिन अगर आप अपने नॉर्दर्न स्टेट्स में देखेंगे तो वहाँ पर आपको इतना इम्पैक्ट या इतना डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिर अगर हम देखें तो जो सदर्न रीजन है तो वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल जो IT हब हैं वो भी डेवलप हुई हैं, इंडस्ट्रियल हब भी डेवलप हुई हैं, जिससे कि वहाँ पर क्या हुआ है, इकोनॉमिकली जो पोजीशन है वो साउंड बनी है, जिससे कि जब वहाँ पर साउंड बनी तो उससे उन स्टेट्स में पैसा आया और उन्होंने अपने यहाँ रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा डेवलप किया। जो हमारा सदर्न इंडिया है वहाँ पर मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर किया जाता है, मसालों की खेती, चाय की खेती, जैसे हम बात करें कहवा की खेती, तो इन सब मटेरियल्स की अच्छी प्राइस मिलती है। तो ट्रांसपोर्ट की भी वहाँ पर नीड है, इसीलिए वहाँ पर ट्रांसपोर्ट को और डेवलप किया गया। फिर अगर हम देखें तो जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है रोड्स को बनाने की वो भी कम आती है। अब अगर हम अपने नॉर्थ वेस्ट रीजन को देखें, यानी कि ये तो मैंने आपको सारी डिटेल्स दी हमारे सदर्न इंडिया की। अब हम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न में जो मुंबई गुजरात वाला जो रीजन है, सबसे बड़ा जो रीजन है ये है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक हब है। हमारे इंडिया का अराउंड 70% ट्रांसपोर्ट जो एक्सपोर्ट है वो इन्हीं पोर्ट से होता है। फिर अगर हम देखें इंपोर्ट्स, उसके भी एक बहुत मेजर पार्ट जो है वो इन्हीं रीजन से होता है। तो इसलिए कनेक्टिविटी होना वहाँ पर एक नीड थी। फिर साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो ये रीजन्स हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंसी आई है इकोनॉमिकली। तो भी जब वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में खूब सारा रेवेन्यू आया तो उन्होंने भी रोड्स का डेवलपमेंट किया है। फिर हम फर्दर बात करें तो अगर हम जैसे बात करें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो मैंने आपको बताया ही पहले से कि वो सब रीजन्स बैकवर्ड थे, फॉरेस्ट रीजन है, तो डिफॉरेस्टेशन भी नहीं किया जा सकता। तो जब डिफॉरेस्टेशन नहीं किया जा सकता तो रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। फिर अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे हिली रीजन्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ उत्तराखंड। अब जो प्लेन रीजन्स हैं तो देखिए जो हमारे गंगा का प्लेन रीजन है, यूपी का, बिहार का, बंगाल का, यहाँ सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक ये है जो फ्लड्स का आना। ये जो फ्लड्स हैं ये हमारे नोड नेटवर्क्स को बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इस प्लेन रीजन्स की। तो मैं अगर आपको इतने ज़्यादा रीजन्स जो मैंने डिस्क्राइब किए अगर आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आई डोंट थिंक सो कि ये वर्ड्स और ये पॉइंट्स कम रहेंगे इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन के लिए। और अगर हम देखें तो जैसे देखिए आप रोड्स कंस्ट्रक्शन जो हमारा हिमालयन रीजन है वहाँ पे एक थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है, लैंडस्लाइड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, तो ये भी एक कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि इस रीजन में बहुत अच्छा रोड नेटवर्क डेवलप नहीं हो पाया है। तो आप इन सारी के सारे रीजन वाइज डिस्क्रिप्शन आप इस क्वेश्चन में दे सकते हैं और एक बेस्ट आंसर बना सकते हैं। और मैं आप सब जो भी मेरी ये सीरीज़ को कंटिन्यूस स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं हर क्वेश्चन पे, आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में मेरे बताए हुए पॉइंट्स को आप फ्रेम करिए, अपने आंसर्स को लिखिए और फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी जो आपकी राइटिंग पावर के रूप में उभरेगी। तो कभी भी सिलेक्शन विदाउट मेंस एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा, तो फोकस आप ज़रूर करिए। मेंस के लिए कैसे आपको करना है इसके ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं। जो भी आपको किसी भी टाइप का कोई फीडबैक, किसी भी टाइप से कोई आपको हेल्प, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम उसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा उसका रिजल्ट दिया जाए। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। राइट ए नोट ऑन द स्टेटस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑन द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी सीमांत पर सड़क परिवहन की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यूपीपीएससी 2017 में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं
तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे सबसे पहले ये कहूँगा कि जो मैंने अभी आपको नॉर्दर्न रीजन का, जैसे कि जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ उत्तराखंड, उधर हम बात करें सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश को तो मैं इस नॉर्दर्न फ्रंटियर में नहीं जोड़ूंगा, लेकिन जो हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर में जैसे कि जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ हम बात करें हिमाचल प्रदेश की और उत्तराखंड की, ये हमारे मेजर स्टेट्स हैं जो कि हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर के लिए जुड़े हुए हैं या फिर नॉर्दर्न फ्रंटियर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तो पहले कभी नहीं थी। हाँ, वर्क हो रहा है इसके ऊपर। अब जैसे कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड थी तो उसका बाद में उसको टेरिटरी बना दिया गया, तो वहाँ पर लेह लद्दाख वाला रीजन हुआ, साथ ही साथ जम्मू वाली टेरिटरी आया। तो अब आप देखें जो डेवलपमेंट की मोड है उसमें चेंज आया है, क्योंकि अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे रीजन को अपने हाथ में लिए हुए है और यहाँ पर जो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर और स्पीड आई है, क्योंकि पहले तो सेंट्रल से फिर हमारे पास स्टेटहुड और स्टेट से फिर इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन अब ये सारा का सारा रीजन हमारा सेंट्रल के डायरेक्ट अप्रोच में है। तो इसलिए यहाँ पर हमें अब फर्दर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जवाहर टनल की, जेटी, तो देखिए आप एक नई टनल बनाई गई, तो फॉर द बेस्ट मोड ऑफ कनेक्टिविटी। अगर हम देखें तो जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है नॉर्दर्न फ्रंटियर रीजन में, अगर हम इसको बहुत अच्छा करते हैं तो इसका एक हमारे पास सबसे प्लस पॉइंट ये है, ये सब हमारे सेंसिटिव बॉर्डर के रीजन से जोड़ता है। अभी जैसे आप रिसेंटली जो डिस्प्यूट देख रहे हैं गलवान वैली का, बिल्कुल ऐसे ही आप देखें तो कभी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखेंगे तो कुछ पीओके में डिस्प्यूट हमें मिलते हैं। तो अगर हमारे पास इस रीजन में रोड कनेक्टिविटी और नेटवर्क अच्छा होगा तो जो हमारी आर्मी का मूवमेंट है उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। अब साथ ही साथ जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो अगर इन स्टेट्स को देखें तो फ्रूट्स के कल्टीवेशन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन स्टेट्स में अगर फ्रूट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा और रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली जो यहाँ के फार्मर्स हैं, जो वहाँ की लोकल पब्लिक है, वो भी अपनी इंथुजियाज़म से वर्क करेगी, क्योंकि उनकी प्रोड्यूस को इंडिया के किसी भी कोने में ले जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारे कुछ हमारे स्टेटस हैं जो मैंने आपको रोड नेटवर्क के नॉर्दर्न फ्रंटियर रीजन में दिए, उनके बेनिफिट्स को बताया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जो हमसे पूछा गया यूपीपीएससी 2017 में। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। भारत में आंतरिक जल यातायात के महत्व पर व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए। इन सारी चीज़ों को मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन में डिस्कस किया, लेकिन आप देखें फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपीपीएससी 2018 में और थोड़ी सी चीज़ों को आगे बढ़ाया, इम्पोर्टेंस पे बात की गई है। अब देखें अगर आप इम्पोर्टेंस, तो मैंने आपको बताया ये 1% का सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट का इंडिया में रोल है। अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो जो हमारा इकोनॉमिकली ग्रोथ है वो बहुत तीव्रता से हमें ग्रो होती हुई दिखेगी। अब जैसे कि बहुत सारे हमारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हमारे पास रोड कनेक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन रिवर्स का वहाँ पर अच्छा नेटवर्क है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि नेपाल और यूपी के बॉर्डर पे, जो हमारा यूपी और बिहार है उसके जो नेपाल बॉर्डरिंग रीजन है, वहाँ पे हमें रिवर्स की कनेक्टिविटी तो अच्छी मिलती है, लेकिन हमें रोड्स बहुत अच्छे वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर हम ऐसे रीजन्स को मार्क करें इंडिया में और फिर वहाँ पर हम वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें, तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरली मोड में हमारे पास एक्सपेंस कम आएगा। जो ये रीजन्स हैं ये डेफिनेटली एक एग्रो प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, तो जो यहाँ के फार्मर्स हैं उनकी प्रोड्यूस को इंडिया के डिफरेंट जो हमारे कॉर्नर्स हैं वहाँ पे ले जाने में आसानी मिलेगी। तो जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट से वो एक बड़ी सिटी तक ला सकेंगे और उस ट्रांसपोर्ट की सिटी से वो फर्दर इंडिया में किसी और जगह तक ले जा सकेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक इम्पॉर्टेंस हमें फार्मर्स के लिए मिलेगी। फिर अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर मेडिकल सर्विसेज नहीं है, तो अगर हम रोड की कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं तो हम वहाँ पर कुछ
वाटर की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को ही डेवलप कर दें, जिससे कि हमें एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनकी भी अप्रोच बढ़ जाएगी। मे बी पॉसिबल बहुत सारे ऐसे हमारे आशा वर्कर्स हैं, एएनएम वर्कर्स हैं, तो वो सब हमें उन दूर दूर के रीजन्स तक पहुंचते हुए या उनके लिए इजी होगा उन रीजन्स तक पहुंच पाना। फिर अगर हमारा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हमें मिलेगा वो पड़ेगा पॉल्यूशन पे। जैसे अभी अगर एक पर्सन अपने 4 व्हीलर से 100 किलोमीटर जाएगा तो वो एक पर्सन अराउंड, अगर हम कार्बन के एमिशन की बात करें तो यहाँ पर एक हाई अमाउंट में हमें कार्बन एमिशन मिलेगा एक पर्सन का। लेकिन अगर हम पब्लिकली देखें इस चीज़ को, सपोज़ एक हमारी वाटर फेरी है तो वो एक ही टाइम पे 100 किलोमीटर के लिए अराउंड 50 पर्सन्स को ले जा सकेगी। तो जो ये इनलैंड वाटरवे का फैसिलिटी है उससे हमें एक पॉल्यूशन पे भी इम्पैक्ट मिल जाएगा। सदर्न इंडिया में ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं जो अराउंड मतलब जहाँ पे हमें जो नेविगेशनल एरिया है 100 किलोमीटर्स का, 80 किलोमीटर्स का, 200 किलोमीटर्स का मिलता है। तो अगर हम इन छोटे छोटे रीजन्स को कनेक्ट करें तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें कोई ना कोई इनका प्लस पॉइंट ज़रूर मिलेगा और पॉल्यूशन का भी हमें इम्पैक्ट यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। इनलैंड वाटरवे की अगर हम और बात करें तो जो इनलैंड वाटरवे है, तो जैसे अगर हम इलाहाबाद हल्दिया के रीजन को देखें तो ये जो इलाहाबाद हल्दिया का रीजन है, इलाहाबाद से हम अपने किसी प्रोडक्शन रीजन्स को लेके जाएं तो जैसे इलाहाबाद हल्दिया का रीजन है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेन्स की कनेक्टिविटी तो है। अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ा दें आगे तो डेफिनेटली हमारे पास एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा, यहाँ से हमें फ्रेट के लिए आसानी हो जाएगी। यानी कि जो हम आजकल अब देखें, एक हमारी गवर्नमेंट है जो डेवलप कर रही है MMTS, मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम। तो ये अलग अलग हब्स बना रहे हैं। तो जैसे झारखंड के साहिबगंज में, गाज़ीपुर में, यूपी में, तो उसमें सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट को ही या इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को ही बढ़ावा दिया जा रहा है ऐसे MMTS को बनाने के बाद। तो ये हमारे पास कुछ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के डेवलप होने के इम्पोर्टेंस हमने यहाँ पर बात की। तो अब अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। भारत में वायु परिवहन की समस्याओं एवं संभावनाओं की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे UPPSC 2018 में पूछा गया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखें तो कहीं पे भी बुक्स वगैरह में भी आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर अपने पास आपने कई सारी स्कीम्स या करंट्स में कुछ इनिशिएटिव्स को जाना होगा तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आप लिख सकते हैं और बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम्स की। तो देखिए एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है बहुत ह्यूज अमाउंट में फाइनेंस। अगर हमारे पास फाइनेंस बहुत ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल नहीं है तो हम इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स और टर्मिनल्स को डेवलप कर पाना मुश्किल होगा। सेकंड बात करें, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं हम इनको बिग बिग सिटीज़ में ही डेवलप कर सकते हैं। अब जो टीयर 2 की सिटीज़ हैं हम वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अब अगर टीयर 2 की सिटीज़ को हम डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे इंटीरियर रीजन्स हैं वहाँ तक इसकी कनेक्टिविटी कम ही होगी। तो जैसे कि अगर हम देखें उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम, तो हम उसको मेनली जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बाद की सिटीज़ हैं, यानी कि कुछ हमारे मिलियनियर सिटीज़ जो हैं, हम वहाँ पर अपने एयरपोर्ट टर्मिनल्स को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारी टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 की जो हमारी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, उनकी कनेक्टिविटी यहाँ तक बहुत अच्छी नहीं है। तो ये बात की गई है, मतलब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारी इस एयर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई। फिर अगर हम बात करें तो जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये काफ़ी कॉस्टली है। तो कॉस्टली होने का सेंस ये है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारा जैसे विलेज एरिया है, टाउन एरिया है, सिटी एरिया है, तो वहाँ पर हमें रेल की कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन से एक पर्टिकुलर बंदा एक पर्टिकुलर रीजन तक पहुँच सकता है। तो जो ये रीजन तक की डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो उसको रेल की फैसिलिटी मिलती है, ये फैसिलिटी
हमें एयर के थ्रू नहीं मिलती है। जैसे 300, 400, 500 किलोमीटर्स तक के लिए अगर हम देखें तो एयर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इतनी अच्छी और फ्रीक्वेंट नहीं है जितनी रेल की फैसिलिटी है। फिर अगर हम देखें एक और मेजर प्रॉब्लम जो हमारी एयर ट्रांसपोर्ट है, इस एयर ट्रांसपोर्ट में एक सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आती है, जैसे हम जाएं तो जब हमें बोर्डिंग करना होगी तो भी हमें अपने फ़्लाइट टाइमिंग से 1 घंटा 2 घंटा पहले जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही जब हम इमिग्रेशन के लिए यानी कि हम बाहर निकलेंगे तो उस टाइम पे भी हमें काफ़ी समय देना पड़ेगा। हमारी फ़्लाइट का टाइम है 2 घंटे का, 2 घंटे हम पहले जाते हैं और 2 घंटे हम बाद आते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा ओवरऑल एक्सपेंस कितना हुआ, 6 आवर। इसके बीच में हमें जैसे किसी दूर दराज क्षेत्र से शहर के एयरपोर्ट तक आना है तो आधा 1 घंटा हमें वहाँ पे भी लगेगा। तो जो ओवरऑल जर्नी हमें हो गई कम्प्लीटली वो करीब 2 घंटे की जर्नी का हमें 8 घंटे देना पड़ रहा है या फिर 6 घंटे देना पड़ रहा है। तो उसका एक इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग एयर ट्रांसपोर्ट को इग्नोर कर देंगे और फिर वो कहेंगे उससे फार बेटर है कि हम लोग रेल ट्रांसपोर्ट से ही चलते हैं। तो एक एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो एक ये है। फिर अगर हम इसी क्वेश्चन को और आगे देखें तो प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो जो एयर ट्रांसपोर्ट के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, हाँ इसका एक सबसे बेस्ट पार्ट ये देखने को मिलता है काफ़ी फास्टर है। यानी कि जिस जर्नी को आप 5 आवर में करेंगे बाय एयर, बाय रेल आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर्स तक देना पड़ जाएंगे। साथ ही साथ और बात करें अगर एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए अपने इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी। तो जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसको भी बढ़ाया जा सकता है, टर्मिनल्स को बनाया जा सकता है एयरपोर्ट्स के थ्रू या एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जो हमारा फ्रेट है उसको भी आसानी से दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट है एयर ट्रांसपोर्ट का। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये एक क्लीनर मोड है ट्रांसपोर्ट का। तो ये सारे कुछ हमारे प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ कुछ प्रॉस्पेक्ट्स जो हम अपने इस क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। एवेलुएट द इफेक्ट्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। भारत की अर्थव्यवस्था पर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। यानी कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है अराउंड 2003 और 2004 के अराउंड स्टार्ट हुआ था। यानी कि NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम वो यहाँ से स्टार्ट होता हुआ हमें दिखा, जहाँ पर ये कहा गया कि जो हमारे इंडिया के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनको जोड़ने की बात की गई, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, साथ ही साथ बात करें चेन्नई, फिर बात करें कोलकाता एंड देन फाइनली दिल्ली। यानी कि इस टाइप से हम एक अपना क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। अब ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा तो जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड अगेन दिल्ली, इसको हम 4 लेन या 6 लेन बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके लिए कहा गया कि इसको हम 4 लेन और 6 लेन में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे तो अराउंड इसको इन्वेस्टमेंट करीब 80,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास का था। फिर अगर हम देखें तो इसके जो ओवरऑल लेंथ है ये 5846 किलोमीटर की जो ओवरऑल लेंथ बताई गई है। प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपको इसका सिनारियो दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ओवरऑल 99% कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये मैं कहूं कि ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है या फिर इसमें कुछ रह गया है। तो ये तो हमारा एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का सिनारियो। अब जैसे कि अगर मैं देखता हूँ इफेक्ट्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफेक्ट हमें ये देखने को मिला कि जैसे जब हमारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड देन फर्दर कोलकाता वगैरह आपस में जुड़ गए 4 लेन 6 लेन, तो स्टेट हाईवेज़ ने भी वर्क करना शुरू करा। जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि 4 लेन कोई हाईवे से बन के आ रहा था मुंबई से चेन्नई तक, और सपोज़ करेंगे बेंगलुरु होता हुआ आया, तो बेंगलुरु से जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे, जैसे कि अगर हम बात करें बेलारी या फिर अगर हम बात करें या फिर मैं कह सकता हूँ होसपेट, तो जो हमारे धारवाड़ वगैरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको भी स्टेट हाईवे से क्या किया गया, 100 किलोमीटर्स की रेंजेस में
4 लेन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जब 4 लेन में वो कन्वर्ट हो गया तो डेफिनेटली जो हमारी कनेक्टिविटी थी मुंबई से होसपेट की वो भी अच्छी हो गई। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि जैसे कि अगर मुंबई 4 लेन से कनेक्ट हुआ है दिल्ली से, तो मुंबई के आसपास 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की रेंजेस में भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने हाईवेज़ को बनाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर भी हमें वेल कनेक्शन रोड्स देखने को मिली। बिल्कुल ऐसे ही हमें दिल्ली से देखने को मिलने लगी, बिल्कुल ऐसे ही हम देखें तो हावड़ा से। अब जैसे अगर हम देखें तो जो हमारा 4 लेन है, जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली से जो हमारा आया, तो सपोज़ करते हैं ये वाया कानपुर होता हुआ आया, ठीक। तो वाया कानपुर, इलाहाबाद एंड देन आगे। लेकिन जब हम अपने लखनऊ के रीजन को देखते हैं तो लखनऊ के रीजन से हमें ये चीज़, तो अगर अब हम इसको देखें कि जैसा दिल्ली, कानपुर एंड देन हमारा वेस्ट बंगाल में कोलकाता, तो जैसे कि दिल्ली कानपुर रीजन मिला, तो देखिए कानपुर से लखनऊ को कनेक्ट कर दिया गया। तो उससे ये बेनिफिट हुआ कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यहाँ से जा रहा था तो लखनऊ की भी कनेक्टिविटी उसी को मिल गई। तो ऐसे हमारा एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पे या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे। साथ ही साथ फिर अगर हम देखें तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिन जिन रीजन से होके गुजरा, उन सारे रीजन्स में एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये देखने को मिला, यहाँ पर इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगी। यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी वो इन रीजन्स में आने लगी क्योंकि उनको एक वेल कनेक्टेड रोड का मीडियम मिल चुका था। फिर अगर हम बात करें तो जैसे जो हमारे रोड्स का रीजन से, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके की जैसे रॉबरी है, जैसे कि अगर हम देखें राहजनी की समस्याएं थी। तो जब इस तरीके के हाईवेज़ वगैरह बने तो जो एक हमारा पब्लिक फियर था कि हम लोग जैसे रात में ट्रैवल करने को डरते थे, तो उन सब चीज़ों से हम लोग बहुत ऊपर उठ के आ गए। अब अगर आप देखें तो अब हमारी कंट्री में इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत रेयर देखने को मिलती हैं, जहाँ पर हम कहें कि कभी कुछ हाईवेज़ वगैरह या एक्सप्रेस वेज वगैरह पे कुछ ऐसे डेकॉइट्स वगैरह या रॉबरी वगैरह के कुछ इंसिडेंट्स हो गए, बहुत रेयर हमें मिलती हैं। तो जो ये फियर था, ये फियर भी ख़त्म हुआ। यानी कि मैं एक सोशल एस्पेक्ट में इसका इम्पैक्ट आपको बता रहा हूँ, या फिर इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का हमारी इंडिया के ऊपर जो पड़ा। फिर अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के लिए तो मैं कह ही सकता हूँ कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनका सेटअप बहुत तेज़ी से हुआ। तो ये हमारे लिए एक बैकबोन के रूप में हमारी कंट्री में डेवलप होकर सामने आया। फिर अगर हम बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द डेवलपमेंट ऑफ रिवर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एंड इट्स रोल इन रीजनल डेवलपमेंट। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में भी दिया गया। तो यहाँ पर बस आपको यही बात बताना है कि जो हमारा रिवर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और उसका क्या रोल है रीजनल डेवलपमेंट में। तो आप वही सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था जो हमसे पूछा गया यूपीएससी 2016 में, जिसको पीछे भी मैंने आपको 2-3 बार दिखाया कि यूपीपीएससी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड रेल नेटवर्क इन ए कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेमवर्क is a prerequisite for regional development explained with reference to north eastern region of India। सड़क और रेल चाल तंत्रों का एक पूरक ढांचे में एकीकृत विकास प्रादेशिक विकास के लिए एक पूर्ण आवश्यकता है। भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसको स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया यूपीएससी 2017 में। तो अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो मेनली जो मैंने अब तक देखे वो डायरेक्ट हमारे करंट पर्सपेक्टिव पे होते हैं। यानी कि जो आपके रियल लाइफ से जुड़ी चीज़ें हैं, जिनको आप अपने आसपास देख रहे हैं, वहाँ से जुड़े। अब उन क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर करें कि जो हमारे सिलेबस में भी चीज़ें हैं वो भी उसके अंदर आ जाएं और साथ ही साथ जो हमारे आसपास घट रहा है उसको भी हम वहाँ पर दिखा सकें। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँगा, देखिए जो हमारा सड़क और रेल, इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। जैसे
कोई लंबी दूरी का डेस्टिनेशन है या फिर हमारा कोई डिस्टेंस है, तो जैसे हम मुंबई से अपने किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को, यानी कि जो हिमालय के फूट हिल्स हैं, यानी कि कुछ हमारे उत्तराखंड के ऐसे रीजन में ले लेता हूँ जहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी ट्रेन से है, तो आप देखिए जो लंबी दूरी है 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर की, वहाँ तक तो हमारे पास रेल काम कर रही है, क्योंकि रेल में वैगन्स ज़्यादा हैं, क्वांटिटी को लाने की ज़्यादा कैपेसिटी है। फिर जब इसको लाने की ज़्यादा कैपेसिटी है तो जो इसको मतलब जो इसका एक्सपेंस है वो मिनिमम है, यानी कि रेल एक चीपर मोड है। अब सपोज़ करें हिमालय के फूट हिल से जब हम ऊपर की तरफ, यानी कि हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी ट्रेन तो जाती नहीं है वहाँ पे, तो हम रोड से कनेक्टिविटी देखते हैं, यानी कि इन ट्रेन्स से लंबी दूरी का और बहुत हाई क्वांटिटी के जो गुड्स हैं उनको हमने पहुंचा दिया एक लंबी दूरी को तय करके, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द डिस्टेंस हमने काहे से कवर कर लिया, ट्रेन से। फिर आगे जहाँ पे हमारी ट्रेन का स्टॉपेज यानी कि ट्रेन की लिमिट ख़त्म हो गई, वहाँ से आगे हमने रोड से कनेक्टिविटी की। तो देखिए अगर हमारे पास रेल नहीं होती या रेल का डेवलपमेंट उतना नहीं होता तो डेफिनेटली हमें एक इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि हमें ये ओवरऑल जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बाई रोड कवर करना पड़ता और फिर ये हमारा बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेंस हो जाता, यानी कि जो हमारा ये पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर कमोडिटीज़ के जो प्राइस हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं। अब जब कमोडिटीज़ के प्राइसेस हाई हो जाते हैं तो एक से जुड़ी है दूसरी चीज़, तो दूसरी चीज़ों का भी जो इनके अलाइड गुड्स हैं उनका भी यहाँ पर डेफिनेटली प्राइस क्या होता, बढ़ जाता। तो ट्रेन और रोड दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है। अब फिर आगे देखें, अगर हम जैसे हमें कोई पर्टिकुलर रीजन है, अब यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन की डिमांड की गई है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से की गई है, तो अब मैं इसी के ही कंटेक्स्ट में इस आंसर को आगे डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे आप देखें हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर रेल की कनेक्टिविटी अभी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। तो सपोज़ करें मेरे पास ट्रेन के लिए बस इतना सा ही रीजन है जहाँ पे मेरे पास रेल की कनेक्टिविटी है, लेकिन मैं इसको और आगे तक ले जाना चाहता हूँ, यानी कि इस बॉर्डर रीजन तक ले जाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी करना पड़ेगी पहले। जब मैं रोड की कनेक्टिविटी, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पे तो रोड की कनेक्टिविटी है, पर मुझे अपने रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एकदम से तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी रेल की जो ट्रैक है वो यहाँ पे आज थी और कल यहाँ पहुँच जाए। इसके लिए हमें कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ों की नीड होगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने अपने रॉ मटेरियल को बाई ट्रेन मंगाया इस अरुणाचल प्रदेश के रीजन तक, और यहाँ से हमने रोड की कनेक्टिविटी से इस रॉ मटेरियल को आगे तक पहुँचवाया, तो धीरे धीरे हमारी जो ये रेल की कनेक्टिविटी थी ये इंक्रीज़ होती चली जाएगी, यानी कि आगे आगे रोड का डेवलपमेंट और पीछे पीछे हमें रेल का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो जो हमारे, अब जैसे कि अगर हम इसी पे बात करें कि जो हमारा जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में रेल की कनेक्टिविटी भी बहुत कम है। तो पिछले कुछ 4-5 सालों में नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है इसने फोकस किया है और वहाँ पर कई सारे हमें डेवलपमेंट वर्क्स होते हुए दिख रहे हैं। तो जब हमारे पास रेल की कनेक्टिविटी उस रीजन में अच्छी हो जाएगी तो डेफिनेटली जो हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न का रीजन है यहाँ पर हमें खूब सारी ट्रेन्स की कनेक्टिविटी मिलने लगेगी। तो जो ये हमारा ऐसा कहा जाए कि जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो काहे से कनेक्ट हो जाएगा, रेल से, और फिर ये काहे से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो हिली रीजन्स हैं उसे हम रोड से कनेक्ट कर देंगे, तो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो सपोज़ करें अभी कोई ये पर्सन है उसको गुवाहाटी तक आना है, फिर जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो वो सोचेगा कि गुवाहाटी में मुझे इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्यों ना मैं आगे कोलकाता को ट्राई करूं। तो आप देखिए जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो पब्लिक का मूवमेंट भी अच्छा होगा। फिर आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे लेटेस्ट टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, फैशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो वहाँ पर पहुँचने लगेंगी। यानी कि जैसे ही रोड और रेल का डेवलपमेंट दिखाई देगा हमें किसी रीजन में तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे अलाइड इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। अब जैसे बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम देखें मेघालय वगैरह का रीजन है, वहाँ सिल्क अच्छा बनता है, मतलब सिल्क का प्रोडक्शन अच्छा है। इरी, टसर वगैरह की अगर मैं बात करूँ
तो देखिए अगर वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई मेघालय रीजन में, तो होगा ये, हम क्या करेंगे, जो हमारे वहाँ पे जो हमारे फार्मर्स वगैरह हैं उनका बस एक ही रोल रहेगा कि वहाँ पर वो सिल्क का प्रोडक्शन करेंगे अच्छी क्वांटिटी में। वो जब सिल्क का प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसको वो उस मार्केट में सेल आउट करेंगे जहाँ पर उनको अच्छी वैल्यू मिलेगी अपनी गुड्स की। तो ये कनेक्टिविटी के ही तो कारण हो पाया। अगर कनेक्टिविटी नहीं होती तो उनके लिए कितना प्रॉब्लम था कि अपने गुड्स को लेके जाना किसी दूसरी जगह तक, फिर वहाँ से तीसरी जगह। तो ये जो सारी समस्याएं हैं ये रेल और रोड क्या करेंगे, दूर करेंगे। अब रेल और रोड की जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो डेफिनेटली हेल्थ सर्विसेज भी वहाँ पहुँचने लगेंगी। डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियंस भी इजीली उस एरिया में पहुँचने लगेंगे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो हमें डेवलपमेंट है वो अच्छा दिखने लगेगा। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से कहूँ कि जैसे जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो ये थोड़ा सा हमारे मतलब रीजनल डाइवर्सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये काफ़ी अलग है। तो यहाँ की जो पब्लिक है वो अभी तक हमसे पूरी तरह से नहीं जुड़ पाई है। तो जब कनेक्टिविटी, कई सारे मोड्स, कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलने लगेंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें जो कनेक्टिविटी है हमें रीजनल डाइवर्सिटीज़ के साथ भी देखने को मिलने लगेगी। तो ये हमारा एक पूरा इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन था जो कि क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर ऑफ सागर माला प्रोजेक्ट एंड हाईलाइट इट्स रोल इन पोर्ट लेड डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रीजन्स इन इंडिया। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सागरमाला परियोजना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा भारत में तटीय प्रदेशों के पत्तन आधारित विकास में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को ब्रीफ करना शुरू करें तो जो हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था 2015 के जुलाई से। जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन यानी कि जो हमारे बंदरगाह हैं इनका आधुनिकीकरण किया जाना, या फिर हम और बात करें अगर तो जो हमारे सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जैसे कि कोई एक हमारी सिटी है या फिर हमारा कोई पोर्ट है, इस पोर्ट से कनेक्टिविटी उसको अच्छा करना, जैसे कि 2 लेन है तो 4 लेन करना, 4 लेन है तो 6 लेन करना, कुछ ऐसा। तो हमारे इस पोर्ट से जो हमारी मेजर सिटीज़ हैं उनकी कनेक्टिविटी को सही करना। तो ये हमारा सागरमाला का सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड की बात करें तो जो हमारा ये सागरमाला प्रोजेक्ट है इसमें जो पोर्ट हैं, जो बंदरगाह हैं, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाना। अब कैपेसिटी की बात अगर हम करें तो देखिए जैसे चाइना है, तो चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि जो इसका पोर्ट शंघाई, और उस शंघाई से ओवरऑल जो एक्सपोर्ट होता है वो इतना एक्सपोर्ट होता है कि जो हमारे इंडिया के मेजर 12 पोर्ट्स हैं उनसे भी इतना नहीं हो पाता है। तो ये जो मैकेनिज़्म है, जो ये कहा जाए कि जो ये सिस्टम डेवलप है जो इतना हाई आउटपुट पे, तो वो हमें देखने को मिलता है जैसे चाइना में। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फिर चाइना एक एक्सपोर्ट लेड कंट्री है, हमारी कंट्री में इतना एक्सपोर्ट बेस नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमारे पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो हमारे सर्विसेज हैं जो पोर्ट्स देते हैं, जैसे कि अगर हमें कुछ कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट के लिए भेजना है तो अगर वहाँ पर कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो जो हमारा कंसाइनमेंट 6 डेज़ में जाएगा वो हमारा 2 डेज़ में ही यहाँ से जा सकता है। तो ये जो हमारे पास एक सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन मिलती, मतलब सबसे बड़ी हमारे इस सागरमाला प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है या वेरियस फीचर्स में, तो ये देखिए आप 3 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, एक पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, एक हमारा पोर्ट्स की कनेक्टिविटी, एक हमारा पोर्ट्स की कैपेसिटी। फिर हम अगर देखें तो यहाँ पर जिस टाइम पे ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो 12 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए भी कहा गया, यानी कि जहाँ पर हमारे पोर्ट्स हैं, तो मेजर जो पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया के वो टोटल 12 हैं। इन 12 पोर्ट्स के सराउंडिंग रीजन में कोस्टल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करना, जिससे कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं अपना मैन्युफैक्चर करने के बाद आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये भी एक कोस्टल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत या फिर हमारे सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत
एक ऑब्जेक्टिव लिया गया था। तो देखिए आप सागरमाला में इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, इतना सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए थे। जब ये लिया गया था तो ये उस समय जब चला था तो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आता था। प्रेजेंट टाइम पे अगर हम देखें तो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं इसको मतलब बिल्कुल करंट एनालिसिस की बात करूं तो अराउंड 30,000 करोड़ इस इनिशिएटिव के अंतर्गत इन्वेस्ट हो चुके हैं जहां पर गवर्नमेंट हमारे इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए फोकस कर रही है और इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे कि देखिए टूटीकोरिन है, जैसे कि मैंगलोर पोर्ट है, जैसे कि अगर हम अपने पाराद्वीप को देखें उड़ीसा में, तो ये सब पोर्ट्स ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम इन पोर्ट्स की कनेक्टिविटी सराउंडिंग सिटीज़ से अच्छी कर देंगे तो जो हमारा लोड है, तो वो जो लोड जैसे कि मुंबई पोर्ट, नावा शेवा, जैसे कि अगर हम बात करें अपने हल्दिया की, कांडला की, तो वहाँ पर हमें लोड बहुत ज़्यादा मिलता है तो इस लोड को भी कम किया जा सकता है साइड वाइज इन प्रोजेक्ट्स को, इन पोर्ट्स को डेवलप करके। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे सागरमाला प्रोजेक्ट में। अब हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, हाईलाइट्स इट्स रोल इन पोर्ट लेड डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रीजन्स इन इंडिया। तो अगर आप देखें तो इसका रोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मैं मानता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, क्योंकि जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं यहाँ पर हम एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते, यहाँ पर मेनली जो लैंड है वो सैलिन बेस है या फिर अल्कलाइन टाइप की है, तो लैंड की तो अवेलेबिलिटी है। तो अगर हम इनको कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, जो मैंने आपसे कहा कि सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है, तो अगर हम इस रीजन्स को हम डेवलप कर देंगे, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को बना देंगे, कनेक्टिविटी अच्छी कर देंगे, रेल की कनेक्टिविटी अच्छी कर देंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दे देंगे, इंटरनल इनलैंड वाटर शिपिंग के जो हमारे ट्रांसपोर्ट मोड हैं उसको डेवलप कर देंगे, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को हम डेवलप कर देंगे, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट है कोस्टल रीजन्स इंडिया के अंदर, वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलेगा। तो सागरमाला एक जो प्रोजेक्ट है, इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे अगर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर लेते हैं तो जो हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट है कोस्टल रीजन का, वो डेफिनेटली एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल के रूप में हमें सामने देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मैंने इस पूरी की पूरी प्रोजेक्ट को एनालाइज़ किया और सामने कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए और फिर कुछ उनकी स्पेशलिटीज़ और फीचर्स के बारे में बात की। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 13 को कंक्लूड कर सकते हैं और हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस को ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें आपसे जो हमारा लेटेस्ट, अब जैसे कोई स्कीम है तो उसको आप देखें न्यूज़ में कभी ना कभी उनका एनालिसिस आता रहता है कि हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, हम उस स्टेज पे पहले थे। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो उसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, तो ऐसे ही कई सारी स्कीम्स हैं जिनका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम उन स्कीम्स को अपनी नॉलेज में रखें, ऐसे ही सागरमाला प्रोजेक्ट है तो हमें इसका भी टाइम टू टाइम ये देखने को मिलता रहता है कि इसमें कितनी सक्सेस या प्रोग्रेस चल रही है। तो अगर हमें ऐसी स्कीम्स को प्रोग्रेस देखने को मिलती रहे तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में ये सारे एनालिसिस देने में काफ़ी आसान हो जाएंगे, जिससे कि उन एनालिसिस से ये पता चल जाता है कि हाँ जो स्कीम थी या प्रोजेक्ट था वो रियल में सक्सेसफुल हो भी पाया है या नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने एनालिसिस के बिहाफ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की ट्रांसपोर्ट से जुड़े हर मोड की और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं हमारे मेंस पेपर में। तो जैसा भी आपको ये वीडियो लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।